हेलो, गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। तो आज मैंने जैसा बोला ही था कि आरआरबी एनटीपीसी को फोकस करके अब मैं प्रीवियस ईयर से चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। तो आज जनरल साइंस में फिजिक्स में स्टार्ट करता हूँ मोशन से। वैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी अभी तक में 5-10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो बिल्कुल लेस है उसको भी हम इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। उसको एक जगह मिक्स कर देंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आपका मेरे इस ट्रिकी साइंस हब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है एकदम साफ हेडिंग, देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिजिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट से ही आपको समझ में आएगा। Okay, my first question is, when the speed of a car is doubled, then what will be the braking force of the car to stop it in the same distance? अगर कार के स्पीड को हम लोग डबल कर देंगे तब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कार को रोकने के लिए सेम डिस्टेंस में? तो 4 गुना। ये एन टी पी सी टीयर 1 2016 में आ चुका है। तो बस शॉर्ट में दिमाग में याद रखिए कि स्पीड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब स्पीड डबल हो जाएगा तो जस्ट उसका दोगुना, चूंकि के ई इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना। मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टॉप में लट्टू होता है, पता ही है आपको। तो लट्टू के घूमने का जो मोशन है, गति है, वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस मोशन को इंस्पायर करता है, प्रमोट करता है? तो सर्कुलर मोशन को, ठीक है। यहाँ पे जब भी होगा स्पिनिंग टॉप का मोशन तो मेंटेन किया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, जो हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर के तरफ लगता है। और ये फोर्स जो है वो लट्टू को लगातार सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ बरकरार रखता है, घूमते हुए बरकरार रखता है। देखिए ध्यान से, ये भी टीयर 1 2016, ये भी टीयर 1 2016 में आया है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ अ कार डजंट डिपेंड ऑन, कार का जो वेग होता है वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? देखते हैं ऑप्शन। स्पीडोमीटर, तो ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। चेंज इन डायरेक्शन, दिशा के बदलाव में। चेंज इन स्पीड, चाल के बदलाव में। चेंज इन एक्सेलरेशन, त्वरण के बदलाव में। तो बी सी डी ये तीनों पे डिपेंड करता है कौन, कार का वेलोसिटी, स्पीडोमीटर पर नहीं। क्योंकि स्पीडोमीटर क्या है, एक यंत्र है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, ठीक ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में, 29 में सॉरी। व्हाट विल हैपन टू अ पर्सनस वेट व्हेन ही इज इन अ मूविंग एलिवेटर? ठीक है, लिफ्ट वाला को क्या बोलते हैं, एलिवेटर। उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को मूव करने दिया जा रहा है तो उस पर्सन के वेट के साथ क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, वेट विल नॉट चेंज, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम लोग जानेंगे कि जैसे ही कोई पर्सन मूविंग एलिवेटर में घूम रहा है, चल रहा है, तो उसका वेट जो होगा हमेशा स्थिर रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट, बदलेगा नहीं। क्योंकि वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो ऑब्जेक्ट पर काम करता है, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेट विल नॉट चेंज, ऑलवेज कांस्टेंट। When the car takes a bend, the force that pushes us to the outside of curve is, जब भी कार में हम लोग, जब कार को हम लोग टर्न करते हैं, किसी टर्निंग पर आता है, तो जो फोर्स उसको बाहर, जो फोर्स हम लोगों को बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है ऑफ द कर्व, वो क्या कहलाता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही फोर्स से क्या काम करता है, मिल्क से क्रीम भी निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ठीक है, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ये याद करने वाली चीज़ है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। द लोड ऑन अ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, किसी भी स्प्रिंग पर जो लोड है, प्रेशर है, दबाव है पर यूनिट, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट।
ठीक है, बिकॉज द लोड एक्सर्टेड ऑन अ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंट द स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग एंड इज टिपिकली डिनोटेड बाय द सिंबल के, जस्ट लाइक कप्पा। ओके, ये क्या करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये स्प्रिंग के मजबूती को, कठोरता को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which among the following wave is used for communication by artificial satellite? जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए कौन से तरंग का हेल्प लिया जाता है, मतलब आदान प्रदान के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है, कांटेक्ट बनाने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव में ही एबिलिटी है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर दे और उनके हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन फ्रॉम ग्रेट हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट? बारिश की बूंदें बहुत ही ऊंचाई से गिर रही हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? दे फॉल विथ दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, नो नेवर। दे फॉल विथ द सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे रेन ड्रॉप जो है सेम अल्टीमेट वेलोसिटी से आएंगे, क्यों? बिकॉज रेन ड्रॉप्स रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी फॉलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ड्यू टू बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस। हवा का जो प्रतिरोध है और गुरुत्व जो बल है, दोनों के बीच बैलेंस बना रहता है। इतना ही नहीं, सारे के सारे रेन ड्रॉप जो हैं सिमिलर साइज के होते हैं, तो वो क्या होंगे, अल्टीमेट वेलोसिटी से, सेम अल्टीमेट वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे। A particle dropped from the top of a tower uniformly falls on the ground at a distance which is equal to the height of the tower. Which of the following path will be traversed by the particle? कोई भी एक पार्टिकल है, कण है, जो टावर की बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली, बिल्कुल समान रूप से, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। डिस्टेंस कितना है, तो जितना उस टावर का हाइट है उतना ही डिस्टेंस पर। तो बताइए कौन सा पाथ इस पार्टिकल से फॉलो किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहना चाहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट इट्स पाथ इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, विच इज पैराबोलिक इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यहाँ भी ग्रेविटी के ही चलते वो पैराबोलिक पाथवे को फॉलो करेगा। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी वॉज डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश। उन्हीं ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो एक्यूरेट वैल्यू दिया था ग्रेविटी कांस्टेंट का, और इससे अलग अलग मासेज ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता भी है कि फोर्स जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो कितना होता है, 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Consider the given statement to true and decide which of the conclusion logically follows from the statement। अच्छा, यह assertion रीजन स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, भार भी एक प्रकार का बल है। निष्कर्ष क्या निकलता है, भार का इकाई जो है, यूनिट है, न्यूटन है, भार का इकाई जो है वो किलोग्राम है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है। ठीक है, कि अगर वेट जो है फोर्स के बराबर हो जाएगा तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो वेट का भी यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन। सिंपल बात है। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन है मेरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या करता है, ये पोजीशन और टाइम के बीच के रिलेशन को बताता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, द वैल्यू ऑफ जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। हम लोग को पता ही है कि पृथ्वी पर जितना हम लोगों के भार होता है, जैसे ही चंद्रमा पर जाएंगे उसका 1/6 हो जाएगा। अगर एक आदमी 1.5 मीटर हाइट को जंप कर सकता है पृथ्वी पर, तो अर्थ पृथ्वी पर, तो मून पर कितना कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल कीजिएगा तो 6 × 1.5 कितना हो जाएगा, 9 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम फिर से सुन लीजिएगा, 1/6 है,
ठीक ना। इसको किसके इक्वल करेंगे 1/5 के, तो हमारा इन्वर्स होने पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1.5 इंटू 6 इजिकल टू 9 मीटर। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। When a bullet is fired from a gun, the gun moves in opposite direction. This illustrates Newton's। जब एक बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तो हमारा गन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम को बताता है, जिसमें बोलता है ऑल एक्शन हैज रिएक्शन। मतलब जितना तेज गति से आगे की ओर वो बढ़ेगा उतना ही तेज गति से पीछे की ओर वो क्या करेगा, फोर्स देगा, बल देगा, दबाव देगा। इसको रिक्वायलिंग फीचर बोलते हैं। द वेट ऑफ अ बॉय ऑन अ सरफेस ऑफ अ मून इज 300 न्यूटन। किसी बच्चे का, किसी लड़के का चंद्रमा के सतह पर जो भार है वो 300 न्यूटन है, तो उसी लड़का का पृथ्वी पर कितना होगा, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है ना। कभी भी 6 से डिवाइड ऐसे केस में नहीं करेंगे, 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 306 जा 1800 n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेता है। अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये मान के चलते हैं कि यहाँ एक्सीलरेशन त्वरण ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल होगा। चलिए बनाने वाला चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। यू दिया है, नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेंगे। वेलोसिटी भी 90 किलोमीटर पर आर दिया है। टाइम का 5 मिनट है, 5 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 आर हो जाएगा। एक्सीलरेशन हमारे पास गायब है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इससे एक्सीलरेशन निकल जाएगा और सेकेंड मोशन के इक्वेशन से, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप लोग s निकाल लीजिएगा, तो आ जाएगा कितना, 3.75। इन फोर्स इक्वेशन f इज इक्वल टू m। फोर्स जो है वो किसका किसका मल्टीपल है, किसका प्रोडक्ट है, मास और एक्सीलरेशन का। एन ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर। ओडोमीटर से किस चीज़ को हम लोग ऑटोमोबाइल में कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो है डिस्टेंस। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर जानते ही हैं आप लोग, डायरेक्शन के लिए कंपास, और ऑर्डर हो गया केमिस्ट्री का चीज। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट बनाने के लिए तरीका हम बताए ही थे, याद कीजिए, डेराइव्ड यूनिट में, ठीक है। हम शॉर्ट वीडियो में बताए भी थे डेराइव यूनिट में क्या करना है, या लॉन्ग ही था शायद, याद नहीं है। डेराइव यूनिट में क्या करना है कि जो भी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं उनका रेशियो या प्रोपोर्शन बना देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको बताते हैं कैसे है। फोर्स इजिकल टू होता है मास इंटू, सॉरी, मोमेंटम पी इजिकल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी। एम का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सिंपल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज व्हेन अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में रहता है तो कौन सा चेंज उसमें होगा, तो डायरेक्शन से बदलेगा। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज वेइंग 20 kg एंड 50 kg रेस्पेक्टिवली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या बदलाव होगा अगर दो तरह के वस्तुओं का द्रव्यमान दिया हुआ है जिनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो देखने से ही लग रहा है कि किसका फोर्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो F इजिकल टू जी एम एम और जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। बस उसको जी के कांस्टेंट के वैल्यू के साथ, जो फिर से हम बता दे रहे हैं 6.67 इंटू 10⁻11 है, उसके साथ आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला फिर से याद कीजिए, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर क्या है, दोनों के बीच के दूरी का वर्ग। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं इनर्सिया। ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, जड़त्व हो गया, जड़त्व का गुण हो गया, जो किसी भी वस्तु को या तो रेस्ट में रहने देता है या सेम वेलोसिटी से चलने देता है। कंसीडर हाइपोथेटिकल प्लेनेट विथ अ मास इक्वल टू हाफ दैट ऑफ अर्थ। मान लीजिए, कल्पना करना है कि पृथ्वी के द्रव्यमान के जस्ट आधा वाला एक प्लेनेट है और जिसका रेडियस जो है पृथ्वी के रेडियस से 1/3 है। अगर यहाँ पर भी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
तो उस प्लेनेट पर क्या होगा, कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। 56। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। फिर से सुनिएगा, स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई मतलब अर्थ का मास डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर मैंने अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको इसी पे पुट कर देना है, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू क्या 9/2g, क्योंकि इतना आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। फिल द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर से देखिए क्वेश्चन को दोहरा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू आना ही आना है। 6.67 इंटू 10⁻11 बार बार जिक्र कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, वन लाइनर अप्रोच है, डायरेक्ट डेफिनेशन को बता रहा है, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, if the initial velocity of a car is 5 meter per second and final velocity is 10 meter per second in 5 second, then acceleration is equal to, यहाँ देखिए हमको u भी दिया है, v भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा 10 - 5 डिवाइडेड बाई 5, 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो ये किस पे डिपेंड करता है m/r² पर। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत बताया है फॉर्मूला, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m/r²। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 80 मीटर एंड रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन। एक गेंद को ऊपर फेंका गया जो 80 मीटर हाइट तक पहुंचा, फिर वापस आ गया अपने जगह पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकेंड ऑफ मोशन विल बी, 7 सेकेंड के बाद इसके डिस्प्लेसमेंट का, इसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v² = u² + 2gs या v² = u² - 2as। इससे आपको पता चल जाएगा कि u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसको s = ut + ½ at² पर कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35 मीटर। ये 2018 में आ चुका था। कंसीडर, अच्छा ये तो हो ही गया हम लोग, नहीं ये दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से आप लोग को मान लेना है कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसका मास और रेडियस दोनों अर्थ के हाफ हैं, तो सेम वही फॉर्मूला लगा के, कौन सा, फिर से याद पड़ा दे रहे हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m डिवाइडेड बाई r² से, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन 2g। A force 20 Newton displaces an object through 2 meter and does a work of 20 joule. The angle between force and displacement is, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें है कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला W = f(s cos थीटा) और f(d cos थीटा)। आपको याद ही है, f मतलब फोर्स, s और d मतलब डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा मतलब कोसेक ऑफ दैट इंक्लिनेशन एंगल। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 1 आएगा। cos थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू सिर्फ 1 होता है। वाई डज अ स्प्रिंटर कीप रनिंग इवन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन पार करने के बावजूद स्प्रिंटर चलता रहता है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन जो है उसको रनिंग करते हुए रखता है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट and sprinters are already in motion and inertia of motion keeps them going. In which of the following example we an athlete have a maximum accelerated motion? किस कंडीशन में, किस एग्जाम्पल में एथलीट का सबसे ज़्यादा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो कब, जब सर्कुलर ट्रैक में वो चलता है। In a circular track, the athlete need to constantly change direction due to the curve path. अब कर्व पाथ के चलते उसको, एथलीट को क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है डायरेक्शन। इसके चलते कंटिन्यूअस चेंज होगा वेलोसिटी में, चाहे मैग्नीट्यूड की बात करें चाहे डायरेक्शन की बात करें, जिसके चलते वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में बदल जाता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर में काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्स का डिफिनीशन हम लोग किससे समझ सकते हैं? तो एफ इजिकल टू ए में किससे मिलता है? याद कीजिए हम लोग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ऐसे एफ इजिकल टू ए में सेकेंड से ना मिलता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड? ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड मोर इन समर देन इन विंटर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर गामा पी डिवाइडेड बाय रो, या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mediums it travels through. Okay, during summer the air temperature is generally higher than in winter. शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में हवा का जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, इसके चलते उनके एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के चलते फास्ट चलते हैं, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। आते हैं 68 नंबर में, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर नोन एज? ठीक है, पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स बोलते हैं, इसको उत्प्लावन बल बोलते हैं हिंदी में। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg? इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लाना है? एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो इसको 21 से 3 को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन? तो ये फोर्स होगा। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 8 सेकेंड इट्स स्पीड इज। कोई एक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन फिक्स है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाना है। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक प्लेनेट मान लीजिए जिसका मास और रेडियस जो है वो अर्थ के जस्ट दोगुना है, वहाँ हाफ था। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट इज एन टाइम। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्लेनेट के सरफेस पे वो अर्थ के एन टाइम है, तो एन का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 72 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें इनिशियल केस और फाइनल केस को क्या करना है? डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2 हाफ हो जाएगा। देखिए हाफ है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विथ अ मास ऑफ 10 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? यहाँ भी हमारा पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो एफ इज इक्वल टू एम ए, 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2। 20 को 10 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन कभी भी सिंगल नेचर में नहीं हो सकता है? तो फोर्स द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ v इज गिवन बाय p इज इक्वल टू एम वी। सिंपल फॉर्मूला पर था, ये 2021 में आया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि जड़त्व का परिभाषा इसी से मिलता है। इस तरह से ये एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। याद रखिएगा मेरे चैनल का नाम है ट्रिकी साइंस हब, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। डायरेक्ट आपको सर्च करना है ट्रिकी साइंस हब, आ जाएगा। ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ फिजिक्स के।